इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा सब क्लास 600 कैसे अप्लाई करना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस अगली वीडियो के अंदर। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरे चैनल से आप लोगों को वो हर इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसके लिए ये चैनल मैंने बनाया है। मुझे पता है मेरी तरह आप लोगों का भी बहुत मन करता होगा कि भाई मैं फॉरेन कंट्री घूमूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, जिसमें से कि एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया 3.5 घंटे दूर है। लेकिन मेरा बड़ा मन है कि भाई मैं भी सिडनी ओपेरा हाउस के बाहर खड़े होके फोटोग्राफ खिंचवाऊं, सिडनी हार्बर पे चिल करूं, मेलबर्न की नाइट लाइफ देखूं, गोल्ड कोस्ट के बीचेस में नहाऊं डुबकियां मार मार के और गाना गाऊं, आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो ऐसी आप लोगों का भी मन करता होगा कंगारूज के साथ जाके दोस्ती करूं, ऑस्ट्रेलिया की जितनी वाइल्ड लाइफ है वो देखूं, वहां की आर्किटेक्चर देखूं, बहुत कुछ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो दोस्तों टेंशन मत लो बिल्कुल भी। वैसे भी हम इंडियंस हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है कि हमारा वीजा आएगा या नहीं आएगा, बचपन से ही रहती है। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा सब क्लास 600 कैसे अप्लाई करना है। तो इस व्लॉग के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, शेयर नहीं करा है अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी कोई मैं नया व्लॉग डालूंगा आप लोगों के पास अपडेट आ जाएगी। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1 कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा है सब क्लास 600 ये है क्या। तो इस वीजा के अंदर हम लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास विजिट करने जा सकते हैं, एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। अगर कोई हम लोग बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो करके आ सकते हैं। हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वीज़ा के अंदर हमारे को मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस जो इमिग्रेशन देती है कि आप 3 महीने तक कोई स्टडी ले सकते हो, कोई छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मगर आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं विजिटर वीज़ा लेके और वहाँ पे जाके कुछ नौकरी ढूंढ लूँ, काम कर लूँ, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो आपको उस कंडीशन को मीट करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। ये जो वीज़ा होता है ना, मैक्सिमम 1 साल का देती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, डिपेंडिंग कि आप लोगों की पासपोर्ट की, आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन कितने स्ट्रांग है, आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे एक फ्रेंड ने अभी अप्लाई किया है इंडिया से, तो उसका 3 साल का आ गया क्योंकि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। वो 12-13 कंट्रीज घूम के आ चुका है, यूएस जा चुका है, कनाडा जा चुका है, यूरोप जा चुका है, यूके जा चुका है। तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत वाइड है। मेरा जैसे 1 साल का लगा वीज़ा, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूजीलैंड आया और न्यूजीलैंड से इंडिया गया हूँ अभी तक फिलहाल। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर इमिग्रेशन जो है वो कंडीशन लगा के देती है कि आप मैक्सिमम 3 महीने रुक सकते हो 1 साल के वीज़ा के अंदर, और आपको फिर कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। वो मल्टीपल होता है, तो आप आ जा सकते हो बट मैक्सिमम एक स्ट्रेच के अंदर 3 महीने या 6 महीने रुक सकते हो। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। मोस्टली जो लोगों का डाउट होता है कि यार अगर हम लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो कितने दिन में आ जाएगा, 20 days to 45 days के अंदर आ जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा कि हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स का ही सारा गेम है भाई। बिना पेपर के तो आजकल चाय भी नहीं मिलती। तो आप तो वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया का। तो बात करते हैं सबसे पहले पासपोर्ट। आप लोगों के पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, XYZ, आप किसी भी कंट्री से हैं, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और उसकी मिनिमम वैलिडिटी जो बची होनी चाहिए वो 6 महीने की बची होनी चाहिए, 6 months की वैलिडिटी होनी चाहिए। आप लोगों के पास
सेकंड जो है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है सब क्लास 600 ऑनलाइन, जो मैं आपको अभी आगे थोड़ा सा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे इमिग्रेशन के लॉगिन के अंदर जाके अकाउंट क्रिएट करना है और वहां से कैसे करना है। बात करते हैं कि आपकी पासपोर्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। वो आप एक बार, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इमिग्रेशन का, तो उनकी जो करंट रिक्वायरमेंट्स होंगी फोटोग्राफ की वो एक बार चेक कर लेना कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस हिसाब से होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे फोटोग्राफ के लिए। आप लोगों को एक कवर लेटर बना के देना पड़ेगा उन लोगों को कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहा हूँ, कितने दिन के लिए आ रहा हूँ, कहाँ रुकूंगा, किसी फ्रेंड ने इनवाइट करा है या फिर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हो। आपका एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, और अगर जा रहे हो तो कितने दिन के लिए जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कैसे रुकोगे, किस टाइम पे कहाँ होगे आप। उनको एक आइटनरी चाहिए होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आता है फाइनेंशियल। आपका फाइनेंस का बहुत तगड़ा गेम है भाई, आपके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ये लोग मिनिमम मांगते हैं कि एटलीस्ट आप लोगों की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ये लोग मांगते हैं कि आप लोगों के पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेंटेन कर पा रहे हैं। बेसिकली आप उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बने जाके, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं आप लोगों का इनकम प्रूफ। तो नौकरी कर रहे हैं तो हमारे पास है सैलरी स्लिप, लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, आप लोगों की एम्प्लॉयर से लीव अप्रूव हो गई, तो वो एक तरीके का प्रूफ होता है कि आप उस कंट्री में जाके रुकोगे नहीं और वापस आओगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे अगर आप जॉब कर रहे हो। तो कोशिश ये करना कि एटलीस्ट 3 महीने की तो मिनिमम सैलरी स्लिप्स आप दे दो अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ, और एक एम्प्लॉयर से अप्रूवल ले लो लेटर के ऊपर कि मैं इतने से इतने टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए, और वो अप्रूव हो गई है। तो एक प्रूफ हो जाता है कि आप उनकी कंट्री से एग्जिट कर जाओगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों को अपनी आईटीआर डॉक्यूमेंट्स ये सारे देने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस की बिजनेस आप कर रहे हो। आप लोगों के पास अगर कोई एफडी है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा है, उसकी स्टेटमेंट्स हैं तो आप वो भी दे सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल्स, सॉरी। ये तो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब आता है आप लोगों के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हो, ड्राइवर्स लाइसेंस देना चाहते हो, आप जिस भी कंट्री से हो, अगर आप इंडिया से हो अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हो आप, ये सारी चीजें। कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ जो लोग करते हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल भी फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज मत करना। कई लोग होते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करा देते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक बार वीजा रिजेक्ट हो गया ना, तो बहुत टफ हो जाता है कि आप इस कंट्री का तो छोड़ो, किसी और कंट्री का जब वीजा करोगे ना अप्लाई, तो उसके अंदर एक, हर कंट्री का जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो उसके अंदर एक सेक्शन होता है, उसके अंदर पूछते हैं कि आपका आज तक किसी कंट्री का वीजा रिजेक्ट हुआ है क्या। आई वुड से रेड फ्लैग है वो आप लोगों के लिए, अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो और आप लोगों का एक बार वीजा रिजेक्ट हो चुका है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत करना। आप लोग अपना बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखना बैंक के अंदर, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। आइटनरी मत भूलना बिल्कुल भी। आइटनरी अपनी प्रॉपर तरीके से बना के देना कि किस टाइम पे किस दिन आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ रुकोगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो बायोमेट्रिक्स, जब आप वीजा अप्लाई करते हो, जैसे मैं न्यूजीलैंड में रह रहा हूँ लेकिन मेरे पास पासपोर्ट इंडिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे से बायोमेट्रिक्स करवाया था इन लोगों ने, क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, न्यूजीलैंड में रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो जस्ट फॉर अ प्रूफ कि आई एम द करेक्ट पर्सन हु इज ट्रैवलिंग ऑन दैट पासपोर्ट, तो उन्होंने मेरा बायोमेट्रिक्स कराया था। बायोमेट्रिक्स 5 साल तक वैलिड रहता है। तो विद इन दीज 5 ईयर्स अगर मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ वीजा, तो मेरे को बायोमेट्रिक्स नहीं देना। इन लोगों की अब एक एप्लीकेशन आ गई है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप अपना पासपोर्ट का एक अच्छे से स्कैन करके वो कर दो, अपनी एक फोटोग्राफ अपलोड कर दो और कुछ डिटेल्स होती हैं वो भर दो, एंड डन एंड डस्टेड। तो ये है। अगर आप लोगों से बायोमेट्रिक्स ये मांगते हैं तो फिर आप लोगों को बायोमेट्रिक सेंटर पे जाना पड़ेगा और वो करा के आना पड़ेगा।
तो आगे बढ़ते हैं और अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। बात करते हैं अब स्टेप 3 की। ये है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का। गूगल पे जाइए, आई एम ऑस्ट्रेलिया, लॉगिन आएगा, आप लोगों को ये सेकंड लिंक दिखेगा तो ये आपको सीधा लॉगिन की तरफ लेके चला जाएगा। आई एम उस पर लॉगिन कीजिए। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल, जो आप देख पा रहे हो। आप कंटिन्यू करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप विजिटर पे क्लिक करेंगे और विजिटर वीज़ा 600 पे जाएंगे। 600 के जाने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है सारी, आप लोग पढ़ लेना अगर आप लोगों को लगता है। जैसे मैंने एक बार रीड कर लिया था बट उसके बाद अब मैं रीड नहीं करता हूँ। आप एग्री करेंगे क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं ना। अच्छा, अगर आप लोग ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है तो आप लोग येस करेंगे। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं तो नो करेंगे। येस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। जैसे मैं अभी न्यूजीलैंड में हूँ तो मैं न्यूजीलैंड से लिखूंगा कि मैं न्यूजीलैंड से अप्लाई कर रहा हूँ। आपका लीगल स्टेटस क्या है जिस कंट्री में आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ। आप किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, हम लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। फैमिली विजिट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लोग रीज़न पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो आप, तो विजिटिंग फ्रेंड इन सिडनी। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि मैं कब जा रहा हूँ। 1 मई मान लीजिए 2025 टू 7 मई 2025 तक आप वहाँ पे जा रहे हैं। आपके साथ अगर कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि अगर आपके साथ कोई ग्रुप जा रहा है बट हम लोग अभी अकेले जा रहे हैं तो नो। आप किसी फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं आप येस करेंगे, नहीं तो नो। सेव कर दीजिए एप्लीकेशन, यहाँ पे सेव हो जाएगी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि अपना नाम बताइए, तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट नेम है। मेल कर दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो फॉर एग्जांपल 1992 जनवरी 1। पासपोर्ट नंबर आप लिख लीजिए। पासपोर्ट इंडिया से इशू हुआ है। रेजिडेंट कहाँ के हैं आप, इंडिया के। डेट ऑफ इशू। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। कहीं आप लोग सोचो कि मैं अपनी सही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ बट हाँ, प्रोसेस एकदम सही है। इशूइंग अथॉरिटी आपके पासपोर्ट के अंदर लिखी होगी। पासपोर्ट के अंदर फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। तो जब आप पासपोर्ट का फर्स्ट पेज खोलेंगे उसके अंदर आप लोगों को आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जहाँ पे इशू है प्लेस ऑफ इशू लिखा होगा। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे पासपोर्ट नंबर लिखा होगा और डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी लिखा होगा। अगर आप अपने पासपोर्ट के लास्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम या फिर अगर आपकी वाइफ है, स्पाउस का नाम, हस्बैंड है तो वो लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस ऑफ इशू कर देते हैं दिल्ली। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी नेशनल आईडी मांगेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेट ऑफ कंट्री का इशू पूछेगा तो वो आप इंडिया कर दीजिए। एक्सपायरी पूछेगा। कई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये होता है कि एक्सपायरी गिवन नहीं होती, जैसे हमारे आधार कार्ड के अंदर इंडिया में। तो आप इसको कंफर्म करिए। ये आपसे पूछेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है करेक्ट है, आप कंफर्म कर दीजिए। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे पूछेगा पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन कार्ड। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास के किसी भी आइलैंड से बिलोंग करते हैं तो ये उन लोगों के लिए, बट हम लोग तो इंडिया से हैं तो नो।
आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, दिल्ली कर दीजिए, प्रोविंस दिल्ली, इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप स्टेटस नेवर मैरिड, अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं नहीं। ये आपसे पूछेगा कि आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है पासपोर्ट के बेसिस पे, तो जो भी आपने वहाँ पे सिलेक्ट करा होगा वो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप यस कर दीजिए। आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो उस केस में हमारे पास नहीं है तो नो कर दीजिए। पहले कभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं? नहीं गए हैं। पहले कभी अप्लाई करा है? नहीं करा। ग्रांट नंबर होता है कि जब आप पहले अप्लाई कर चुके होते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, तो आप लोगों का जब वीज़ा आएगा ऑस्ट्रेलिया से उसके अंदर एक ग्रांट नंबर लिखा होगा, तो वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अदर डॉक्यूमेंट्स आप लोग कोई दे रहे हैं, हम लोग नहीं दे रहे। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे नहीं देते हैं। हेल्थ एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सेव कर दीजिए इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट पेज। तो ये फिर आपसे कंफर्म करेगा कि अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे यस कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किसी कंपेनियन को साथ लेके आ रहे हैं क्या? हम लोग नहीं आ रहे, बट अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरी फैमिली की डिटेल्स देनी पड़ेगी। ये पूछ रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, यूजुअल रेजिडेंस। अभी हम लोग फ़िलहाल न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड करेंगे। सबसे पास का ऑफिस आपका कौन सा है? एड्रेस पूछेगा, कंट्री पूछ रहा है, हम लोग न्यूजीलैंड करेंगे। एड्रेस कर देते हैं कोर्ट हाउस लेन 123 ऑकलैंड स्टेट ऑकलैंड 2110। आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो आप पे अब अपना ईमेल आईडी दे दीजिए जिसके ऊपर आपको सारी कम्युनिकेशन चाहिए डिपार्टमेंट से। इसके अंदर ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप किसी और को ऑथोराइज करना चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे ये लोग किसी और से कम्युनिकेशन करें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बट हमारे केस में हम लोग चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो हमारी मेल आईडी पे आए और इस ईमेल आईडी पे सारी आपकी कम्युनिकेशन रहेगी डिपार्टमेंट के साथ। तो आप इसको सेव कर दीजिए। याद रखना दोस्तों, हर स्टेप को सेव करते चलना। तो आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं आ रहा है, इसको नो करें, सेव करें और नेक्स्ट करें। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका जो लेंथ ऑफ स्टे है वो कितना है और आप क्या ऑस्ट्रेलिया एक या एक से ज़्यादा ओकेजन में विजिट करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम अभी नो करेंगे। लेंथ ऑफ स्टे अप टू 3 मंथ्स, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते का हमने स्टार्टिंग में लिखा है। प्लान्ड डेट्स ये लोग पूछ रहे हैं, तो हमने करा था 1 मई टू 7 मई। तो एक टेंटेटिव डेट्स होती है एक आइडिया लेने के लिए कि आप कब से कब तक कंट्री के अंदर रहेंगे। आप स्टडी करना चाहते हैं 3 महीने का, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप 3 महीने तक एक शॉर्ट टर्म कोर्स ले सकते हैं, बट हम लोग ऐसा अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं आप लोग, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के कोई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रहते हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे येस करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास। ऐड पे क्लिक करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बट इस केस में अभी हम नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कर देना दोस्तों, क्योंकि उससे आपकी एप्लीकेशन क्रेडिबिलिटी दिखती है। कि उसके बाद ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछते हैं कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं या अदर्स। हम लोग एम्प्लॉयड करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैनेजर कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ABC लिमिटेड। एम्प्लॉयमेंट आपकी कब स्टार्ट हुई थी, 2024 कर देते हैं, जनवरी 1। कंट्री न्यूजीलैंड कर देते हैं। याद रखिए कि मैं न्यूजीलैंड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया की इंफॉर्मेशन देना। कोर्ट हाउस लेन ऑकलैंड
1 2 3 Auckland State and Province, Auckland, पोस्टल कोड 2110। आप लोगों का बिजनेस फ़ोन नंबर, इसके अंदर आप अपने मैनेजर्स का, सीनियर मैनेजर्स का, या अपने डायरेक्टर का, या अपने एम्प्लॉयर का, कुछ भी कह लीजिए, उनका नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग। सेव कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके अंदर ये अब आपसे आपके फंड के बारे में पूछेंगे, जो फाइनेंशियल सपोर्ट की, मतलब आपके पास बैंक बैलेंस है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर बताया था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो हम सेल्फ फंडेड करेंगे, या फिर अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है ओवरसीज से, कोई एम्प्लॉयर या फिर कोई फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए कि सपोर्टेड बाय अदर पर्सन कर देते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड या फैमिली अगर सपोर्ट कर रही है, तो ये उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फिलहाल हम सेल्फ फंडेड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव $10,000 इन आवर सेविंग अकाउंट। सेव कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आपकी सारी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर आपको कोई पढ़ाई करनी है या कोई ट्रेनिंग लेनी है इस दौरान जिसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई किडनी का इशू हो, कोई हेपेटाइटिस हो, हार्ट डिजीज़ हो, एक्सेट्रा। तो हम लोग इस पूरे केस में नो करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ टूरिज़्म के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें फिक्स कराने नहीं जा रहे। आपके कैरेक्टर के बारे में पूछेंगे कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा, आपके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, या फिर आपके ऊपर कोई किसी कंट्री के अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, तो उसके बारे में है सारा। तो इस केस में हम लोग एकदम क्लियर है, हमारा बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी एकदम क्लियर होगा। तो आप नो करते जाइए इस पूरे सेक्शन में। आपकी वीज़ा हिस्ट्री के बारे में कि आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कभी आपको पहले मिला है। अगर आपके केस में आप लोगों को पहले मिला हुआ है और आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, बट इस बार आप खुद करना चाहते हैं, तो आप येस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप नो करेंगे। आप कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपकी वीज़ा कंडीशंस थी उसके अलावा एक्स्ट्रा रुके हैं, नहीं रुके हैं, वो इलीगल होता है। मैं हमेशा यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पे हम नो करेंगे। आपका कभी ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री का वीज़ा कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप लोगों का किसी कंट्री का वीज़ा मतलब रिजेक्ट हुआ है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि हर वीज़ा अप्लाई करते हुए कंट्री ये ज़रूर पूछती है कि आपका उस कंट्री का या किसी और कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हम नो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये एक डिक्लेरेशन है कि आपने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट को अपने वीज़ा से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारी सही है या नहीं है। तो इसके अंदर सब जगह येस ही करेंगे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। ये फॉर्म्स हैं, अगर आपका मन है तो आप इन्हें पढ़ लेना। काफ़ी अच्छे खासे चिट्ठे हैं ये सरकार की तरफ से, तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप पढ़ सकते हैं इन्हें, और इसको सेव कर देंगे। लास्ट में एक ये ओथ होती है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को गलत दे रहा हूँ, तो वो पूरा राइट रखती है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर सके। तो ये लास्ट में आप लोगों की पूरी एक एप्लीकेशन की शॉर्ट समरी सी आ जाएगी, जिसके अंदर आपने जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। याद रखना कि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जो आपने डेट्स मेंशन करी है फर्स्ट पेज पे, वही आपसे आगे ये पूछेगा क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका डेट ऑफ स्टे क्या है। तो वो डेट्स आगे पीछे मत करना, एक ही इन्फॉर्मेशन देना जो यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ से हम लोग इसको
सेव कर देंगे। ये हमारी एप्लीकेशन सेव हो गई है भर के पूरी। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जो बिल्कुल लास्ट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अब आपके जो भी हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दोगे मेक श्योर कि आप उसकी एक प्रॉपर तरीके से पीडीएफ फाइल सारे डॉक्यूमेंट्स की बना लें सेपरेट सेपरेट। फॉर एग्जांपल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने पासपोर्ट की पीडीएफ अपलोड करेंगे। नेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप अगर इंडिया से हैं तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप प्रीवियस ट्रैवल की बात करें तो इसके अंदर भी आप अपना पासपोर्ट या फिर आपका कोई ओल्ड पासपोर्ट है उसको अपलोड कर सकते हैं। आप टूरिज़्म, इसके अंदर आप लोगों की आइटनरी जाएगी। फैमिली रजिस्टर कंपोजिशन फॉर्म ये तब जाता है जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर एक आइटनरी बना के इन लोगों को बताइए कि जैसे हम लोग इस एप्लीकेशन के हिसाब से 1 मई 2025 से 7 मई 2025 तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस पूरे दौरान एक हफ्ते के अंदर आप लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, किस टाइम पे कहाँ पे होंगे, तो एक आइटनरी उनको दे दीजिए। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर आप अपने बैंक से स्टैंप करवा के अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। आपके पास अगर म्यूचुअल फंड या एफडी है तो उसको अपलोड करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स। आपके पास अगर किसी कंट्री का वीज़ा है, जैसे मैं न्यूजीलैंड में हूँ तो मेरे पास यहाँ का वीज़ा है, या फिर आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वीज़ा आप लोगों को देना होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के वीज़ा ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे भी आप अभी हैं, और आपको ये दिखाना है कि आप वहाँ पे वापस रिटर्न कर जाएंगे। इसके अंदर अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और इंडिया में ही रहते हैं तो इस केस में आप अपने कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास वहाँ पे प्रॉपर्टी है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो दिखा सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगेन वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप अपने एम्प्लॉयर का लेटर कि एम्प्लॉयर आपकी लीव अप्रूव कर चुका है, वो एक लेटर आप दे सकते हैं। पे स्लिप्स, अपनी सैलरी स्लिप्स दे सकते हैं। आप अपना जॉइनिंग लेटर दे सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि अभी हम लोग क्यों डॉक्यूमेंट्स नहीं इन लोगों को दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये एक टेस्ट एप्लीकेशन है, आप लोगों को दिखाने के लिए कंफर्म करेंगे और कितनी फ़ीस देनी है। तो ये आपका आ गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 195, जो ऑलमोस्ट 10 से 11,000 रुपये के करीब कुछ हो जाता है। ये आपका रेफरेंस नंबर है। तो आप जिस भी मोड से पे करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, पेपैल, यूनियन पे, तो आप जो भी मोड करना चाहते हैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस व्लॉग से आप लोगों को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतनी ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन बनी रहेगी ऐसी वीडियोस और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए। तो दोस्तों अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में या फिर किसी और कंट्री के बारे में। तो पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने की। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।